हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हमारी ये खास सीरीज है जिसमें हम आपके लिए डेली सुबह 11 बजे लेक्चर लेकर के आते हैं। तो आज हम लोग क्वांट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस और दूसरी एग्जाम्स में चर्चा देख करके प्रॉपर एनालिसिस करके आपके लिए बनाए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा सारा बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है। शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पेपर में आप एक स्मार्ट वे में नहीं जा रहे हैं प्रिपेयर करके। क्योंकि पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये काम आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो और आराम से आप पेपर्स को एनालाइज करो, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। जिनका भी टारगेट आने वाले ये 6 एग्जाम है, चाहे वो एसबीआई प्योर क्लर्क है, आईबीपीएस प्योर क्लर्क है या आरआरबी प्योर क्लर्क है, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे जो प्री और मेंस दोनों लेवल के होंगे। करंट अफेयर होगा पिछले 1 साल का, साथ में अपडेट होता रहेगा, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, दोनों पैटर्न आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ, साथ में फोल्डर मटेरियल है। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पी और क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर है प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू के गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ रहता है। तो इस कोर्स से भी आप जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर इनरोल करिएगा, ठीक है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। आज की कहानी में हमने जो क्वेश्चन रखे हैं ना आज के इस लेक्चर में, वो थोड़े से हमने अच्छे लेवल पे रखे हैं। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करके जाओगे तो बाकी चीजें आपको आसान ही लगेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल हाई भी हो सकता है एज कंपेयर टू एग्जाम, तो लेकिन अगर अच्छा प्रैक्टिस हो गया तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट के, क्योंकि बेसिक पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं हमारे इसी चैनल पे, चाहे वो परसेंटेज है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है या नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आज मिसलेनियस रहेगा, आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे और सोल्व करिएगा। मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर ईयर्स एंड रिसीव्ड ₹18,000 एज इंटरेस्ट, ठीक है। यार 18,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी 18,000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, 40,000 पे, ठीक है भाई। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100, तो ये 30 से 30 कैंसिल। अब 20 से गया 2, 20 से गया 5 और 2 से गया 9, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दैट इज 45%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है। अब जो रेट है ना, रेट वो 5R% है भैया, ये रेट है, यानी 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है। और टोटल टाइम आर ईयर है, तो ये आर ईयर का इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट इतना बनेगा। जबकि ये परसेंटेज में 45% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 5 से जाएगा 9, तो आर स्क्र इज इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी 3, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। पहली क्वांटिटी क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इफ ही हैड इन्वेस्टेड ₹30,000 एट द रेट ऑफ आर प्लस 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो भाई, जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 30,000, ठीक है। और जो रेट है दैट इज R+7, आर कितना है 3, 3+7 यानी 10%। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। कैसे लेते हैं भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे पहले साल का लेना है तो 10%, 30,000 का 10% इज 3,000। अब अगर ये रेट सेम है ना, तो ये इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर भी एज इट इज रहेगा, बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। जैसे 3,000 का 10% 300, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतना हो गया। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 6,300। ऐसे ही अगर थर्ड ईयर का निकालना होता ना, तो ये इंटरेस्ट एज इट इज प्लस इसी का 10%, तो थर्ड ईयर का आ जाता, ऐसे 4, 5। बट हमें 2 का ही चाहिए था, तो हमारा आंसर 6,300 है, ठीक है। अब सेकेंड क्वांटिटी क्या कह रही है, देखो, इफ ₹8,000 आर, 8,000 और आर कितना है 3, तो टोटल कितना बन गया 24,000।
इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 ईयर, तो इंटू 4 करोगे तो 72%। अब भैया इसका 72% इससे तो ज्यादा ही होगा ना, तो इतनी एनर्जी क्यों लगानी हमने? तो हमें सीधा पता चल गया कि जो क्वांटिटी 2 है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, चलिए अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक लिए हैं आज सारे, तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो क्वांटिटी 1, यूनिट डिजिट ऑफ 36 की पावर 34। वीडियो पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई कर लेना। यूनिट डिजिट बताना है किसका, 36 की पावर 34 का। देखो यूनिट डिजिट का एक रूल होता है, अगर ये बेस है, बेस का ये डिजिट यूनिट डिजिट, अगर ये 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये पावर जो मर्जी हो ये हमेशा रिपीट होता है। यानी यहां 6 है तो इसकी चाहे पावर 5000 भी हो तो आना 6 ही है। तो क्वांटिटी 1 से हमें कितना मिलेगा, 6। अब क्वांटिटी 2 में आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब देखो यहां से सोल्व करना है तो दो रूट ऐसे सोचिए जिसका सम -3 हो, प्रोडक्ट -10 हो, तो ये -5 और प्लस का 2 होगा भाई। तो जब मैं इसके रियल रूट लूंगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, एक प्लस का 5 एक माइनस का 2। अब क्वांटिटी 2 से ये मिला, क्वांटिटी 1 से 6 मिला, तो 6 तो इन दोनों से ग्रेटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो आप बहुत आराम से बना पाएंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, मैं बता रहा हूं कारण जानबूझ के, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कोई कई बार पेपर का लेवल थोड़ा हाई भी आ जाता है, क्या पता चलता है, तो थोड़ा सा मतलब उस लेवल पे भी थोड़ा सा तैयारी करना सीखो। देखो वैसे इतना मुश्किल होता नहीं है आपका एग्जाम। अविनाश इन्वेस्टेड रुपीज, और ये मुश्किल भी नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। देखो क्या है, अविनाश इन्वेस्टेड रुपीज 2p प्लस 1500 इन ए बैंक। ठीक है, बैंक में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज 2p प्लस 1500। ठीक है, ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 11.11%। सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, रेट क्या है, 11.11% पर एनम। आफ्टर 3 ईयर ही विड्रॉज ऑल अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्टेड इन अ स्कीम। तो भैया टाइम है 3 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना बना होगा यहां से, सिंपल इंटरेस्ट, तो 11.11 इंटू 3 तो 33.33%, यानी 1/3 बना। तो टोटल अमाउंट उसका कितना बन गया यहां से, 1/3 इंटरेस्ट और 1 तो प्रिंसिपल भी होता है खुद, तो 43 इंटू 2p प्लस 1500, ये इसका टोटल अमाउंट बना जो उसने बैंक से निकाला। अब ये पैसा उसने स्कीम में डाला, जब ये पैसा स्कीम में डालेगा तो स्कीम में उसने कितना पैसा डाला, 43 इंटू 2p प्लस 1500। ठीक है, अब स्कीम में क्या होता है, स्कीम विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 50% पर एनम, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज दिस। भैया अगर रेट जो है, रेट वो 50% है, ठीक है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले साल 50%, सेकेंड ईयर क्या 50%, प्लस 50 का 50 25, तो 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट 125 बनेगा। बट टोटल अमाउंट कितना बनेगा, टोटल अमाउंट 100% प्रिंसिपल और 125, तो 225% किसका, इसका 225%, और जो टोटल अमाउंट मिला वो इतना है। तो यानी कि 225% ऑफ 4/3 इंटू 2p प्लस 1500, दैट इज इक्वल टू 10.2p माइनस 1800। ठीक है, 25 से गया 9, 25 से गया 4, 4 से गया 4, 3 से गया 3, सिंप्लीफाई करोगे तो 6p प्लस 7500, सॉरी 4500, दैट इज 10.2p माइनस 1800। तो ये 10.2p 6p उधर जाकर के 4.2p बचेगा, और ये 1800 इधर आके 6300। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 6300 बाई 4.2, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर, 2 से गया 21, 2 से गया 5, 21 से गया 300, तो p की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, p कितना आया 1500। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है।
पहली है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम इज दिस, ठीक है। स्कीम से इंटरेस्ट कितना मिला, स्कीम से इंटरेस्ट मिला 125%, किसका, इस प्रिंसिपल का। तो यहां पी की वैल्यू रखी हमने 3000, 4500, तो 4/3 और 4500, 3 से गया 45 है तो 15, तो प्रिंसिपल है 6000, यानी यहां से अमाउंट मिला था 6000। अब 6000 का 125% इज 7500, ठीक है। अब 7500 जो है इंटरेस्ट मिला, और यहां पी की वैल्यू रखूं 5.2 इंटू 1500 माइनस 300, तो 78 माइनस 3 75, तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। सेकंड है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अविनाश इन बैंक इज दिस, ये इन्वेस्ट किया था बैंक में 2p, p कितना 1500 इंटू 2 3000 प्लस 4500, ये भी करेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इज p, भैया इंटरेस्ट कितना 1/3, इसका 1/3 इज 1500, p भी 1500 है, ये भी करेक्ट है। अब तीनों करेक्ट है, तो यहां ओनली वर्ड यूज किए गए हैं सब में, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। अगर ओनली ना होता तो इनमें से भी कोई ऑप्शन आंसर हो सकता था, बट ओनली बोला है तो फिर सारी करेक्ट है, तो नन ऑफ दिस पे जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई हमने लिया है। अलग अलग डीआई हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, परसेंटेज पे भी डिस्कस किए हैं, बट अभी एग्जाम में थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदल भी रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी या दूसरे टॉपिक पे भी डीआई आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो डीआई है ये प्रॉफिट एंड लॉस पे है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस आपको थोड़ा आता होगा, अदरवाइज हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। अलग से क्यूआरई की प्लेलिस्ट है, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो उसमें जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक से भी पढ़ा रखा है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 बाय 1 स्क्रीन पे आ रहा है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर करें। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द टेबल बिलो शोज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। ये आर्टिकल है पी क्यू आर एस टी यू, 6 आर्टिकल है, नॉट 5। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये लॉस परसेंट है, ठीक है। एक डाटा यहाँ पे मिसिंग है, ये लाइन में लिख देता हूं, नोट डाल के लिख लो। यहाँ डाटा मिसिंग क्या है कि जो टोटल सीपी होगा ना, दैट इज नॉर्मल सीपी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये मुझसे मिस हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये और ये मिला करके आपका टोटल सीपी बनेगा, ठीक है भाई। बाकी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। तो पहले आर्टिकल टी का सीपी देखो क्या है भाई, आर्टिकल टी, ठीक है। आर्टिकल टी का सीपी है 8000, 8000, तो आर्टिकल एस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, 8000 प्लस 8000 का 20%, इसका 20% 1600, तो ये हो गया 9600। बट यहां से टोटल सीपी क्या बनेगा, क्योंकि 500 कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है ना, तो 9600 प्लस 500, तो आपका जो टोटल सीपी है दैट इज 10100, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। भैया यहाँ लॉस हो रहा है 12% का, तो अगर लॉस हो रहा है 12% का, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 88%। जब भी आपको लॉस हो तो 100% सीपी होता है, सीपी हमेशा 100%, उसमें से लॉस माइनस कर लो, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर लो। तो आपको 88% लेना है, किसका 88% लेना है, 10100 का, 20 से 20, तो ये 8888, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके सारे सवाल आपको बनाने हैं खुद से, ठीक है, ट्राई करना है जरूर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द शॉपकीपर हैज पेड रुपीज एक्स फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आर्टिकल आर, ये आर्टिकल आर है, अगर यहां कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्स रुपीज दे, एंड व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 100, then find the value of x if the sum of selling price article in two cases is this। अब एक बात बताओ, पहले केस में सीपी बनेगा 6000 प्लस एक्स, दूसरे केस में सीपी बनेगा 6000 प्लस एक्स, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 100 इंक्रीज होगी, 20% का लॉस हो रहा है, तो यहां से भी 80% लोगे सेलिंग प्राइस, इसका भी 80% होगा, तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा 80% इंटू
दिस प्लस दिस, तो ये 6000 6000 12 12100 प्लस कितना हो गया 2x, दैट इज इक्वल टू किसके भैया 11000 के। ठीक है, तो ये बन गया कितना। अब इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, या तो एक तरीका ये है कि इसको 11000 इन बाई 80%, तो 80 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1210 प्लस 2x। तो ये 20 से गया 4, 20 से गया 5, ये 4 से कट जाएगा, 27 का 108 250, तो ये 500 5 25 135 137, और ये इधर आके माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी 100 माइनस 650 1650 1650, तो x की वैल्यू 2 से गया 825। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई। चलो, प्रॉफिट और लॉस का बस बेसिक का पार्ट भी क्लियर होगा ना तो भी आप आराम से कर सकते हो, बट प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए। क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन आर्टिकल टी इज रुपीज 300, आर्टिकल टी का है ये रहा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 300 and the selling price of article P is 40% less than the selling price of article T। ठीक है, आर्टिकल टी से क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज 40% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टी। अब आर्टिकल टी का जो टोटल सीपी बनेगा दैट इज 8000 और 300, तो सीपी बना, आर्टिकल टी की बात हो रही है दैट इज 8300। अब इस पे 15% का प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 115% ऑफ 8300, प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर दो। अब ये जो भी आएगा 115 बाई 100 इंटू 8300, 20 से 20 कैंसिल, 115 इंटू 83 इतना बच गया। इसको सोल्व नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको आगे हमें देखना है कि जो पी का सेलिंग प्राइस है वो इससे 40% लेस है, तो पी का एसपी क्या होगा इसका 60% भाई, तो इसका 60% लोगे क्योंकि 40% लेस है ना, अगर 40% लेस है तो 60% बचा, तो 60% ऑफ दैट अमाउंट, तो दैट इज 115 इंटू 83। तो ये 20 से गया 3, 20 से गया 5, 5 से गया 23, तो अब इसको सोल्व करो, तो 3 इंटू 23 तिया 69 6 114 120, तो ये 12 तिये नहीं 23 अट्ठा 204 होता है, हमने गड़बड़ कर दी, इसको बनाए तो जरा, 23 तिया 69 6 23 अट्ठा 184 होता है 190, तो ये 5727 आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। और आर्टिकल पी का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 4500, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है 120, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना होगा भाई 5 सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये माइनस करोगे इसमें से 4500 गया, 20 57 माइनस 4500 1200 और 1107 बचेगा, पूरा माइनस करोगे तो 1107। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हो। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क भी रख लेते हैं, जरूरी है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग भी सोल्व करके बताएं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन हमने लिए हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के, थोड़ा सा अलग 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 टॉपिक के। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिए वही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, कुछ फिक्स चार्ज करती है, कुछ एडिशनल चार्ज करती है। ठीक है, द फिक्स चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अप टू 5 किलोमीटर, जो फिक्स चार्ज है वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है, and additional charges are applicable per kilometer thereafter। The charges for a distance of 10 किलोमीटर is this, यानी 10 किलोमीटर अगर जाए तो उसके चार्जेस हैं 350, एंड फॉर 25 किलोमीटर जाए तो 800। तो पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर के कितने चार्जेज होंगे। अब एक बात बताओ, जब 10 किलोमीटर चलेंगे तो 5 किलोमीटर फिक्स चलेंगे प्लस 5 किलोमीटर एडिशनल चली होगी। ठीक है भाई, तभी 350 बना होगा।
और जब 25 किलोमीटर चल रहा है तो 5 किलोमीटर फिक्स है, और साथ में 20 किलोमीटर क्या है आपका एडिशनल है, तब जाके 800 बना। अब भैया एक बात सोचो कि यहाँ पे जो 450 रुपीज एक्स्ट्रा बन रहे हैं ना, वो इसके कारण तो नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे एडिशनल वो 15 किलोमीटर चली है तभी इतने एक्स्ट्रा बने। तो 15 किलोमीटर एडिशनल चलने के 450 रुपीज है, तो 1 किलोमीटर एडिशनल चलने के कितने रुपीज होंगे, 30। अगर 30 होंगे एडिशनल चलने के, तो यहाँ 5 किलोमीटर एडिशनल चली तो 5 × 30 तो 150 बना। ठीक है भाई, और टोटल 350 बिल बना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका फिक्स चार्जेज है दैट इज 200 रुपीज। ठीक है, क्योंकि टोटल बिल 300 का है। अब 30 किलोमीटर का बिल पूछ रहा है, तो 30 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो फिक्स है, 25 किलोमीटर एडिशनल चलेंगे, तो 5 किलोमीटर फिक्स का तो 200 है, प्लस 25 एडिशनल, और 1 किलोमीटर एडिशनल का 30, तो ये 750 है, 200, तो टोटल बिल कितना बनेगा, 950। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, कर सकते हो सोल्व आराम से। चलो आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मिसलेनियस लिया है पूरा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी इसीलिए। देखो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। रॉन्ग बताना है आपको। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज के काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। देखो, अब अगर आप 2 डिजिट से 6 डिजिट पे पहुंच गए हो, तो लॉजिक तो सीधी सी बात है भाई, किसका है, लॉजिक तो किसका है भाई, लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन का है। अब देखो यहां से सीधा पता चल रहा है ये इसका 6 टाइम है, और +6 हुआ है। ठीक है, अगर यहां देखूं तो ये इसका कितना 8 टाइम है, नहीं 8 तो नहीं होगा, 7 टाइम लग रहा है। 7×6 = 42, 4, 7 × 28 और 4 = 32, 3 98 और 3 101, 22, ये माइनस हो रहा है कुछ। ठीक है, तो हो सकता है यही गड़बड़ हो। ये इसका 8 टाइम है, ये इसका 9 टाइम है। अगर ये देखूं तो यहाँ +9 हो रहा है। ठीक है, यहाँ +6 है, तो यहाँ ×5 +5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ ×7 +7 होना चाहिए। तो ये यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये गड़बड़ ठीक कर देते हैं। ये 10,122 +7, तो 10,129 आना चाहिए, और 10,129 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें 72, फिर 8 ही ऐड करेंगे तो कर जाएगा मैच, तो ये आला इनकरेक्ट है। ठीक है, रॉन्ग टर्म आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, 10 1 2 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज कर लो, खुद से बना के दिखाओ, सोल्व किया करो, जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगे फायदा नहीं होगा। और प्लीज कमेंट करके भी बताया करो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है। ठीक है, सीधा सीधा पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है, बट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ×7। ठीक है, ठीक है, अगर यहां देखूं तो ×6, यहां देखूं तो ×5×30, 5×20, 3 आना चाहिए। यहां ये इसका 5 टाइम है, ये इसका 4 टाइम, ये 4.5 भी हो सकता है, 4.5 ही लग रहा है। ठीक है, तो ये 5 है, तो फिर ये 5 टाइम ही ठीक है। यहीं गड़बड़ लग रही है कुछ, अगर ये 4.5 है, ये 5 है, तो ये 5.5, ये 6, तो यहाँ 6.5, यहाँ 7, यही लग रहा है मुझे तो 2 × 7 14, 14×6 = 84, और 7 × 91 6, फिर ये 5.5 टाइम है, 5×6 = 30, 3, 5×20 और 3 23, 25 और 2 27, फिर इसका आधा करेंगे तो 273, 3003, बिल्कुल ये इसका 5 टाइम नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, ये फिर इसका 4.5 टाइम हो जाएगा, तो 15,517। ठीक है, ये इसका 5 टाइम नहीं है। रूल क्या क्या लॉजिक यूज हो रहा है, ×7, ×6.5, ×6, ×5.5, ×5, ×4.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
25, 187, 793। अगेन लॉजिक तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन का ही है। देखो जरा क्या 1 हो रहा है, इंटू 1 और प्लस 12। ठीक है, अगर यहां पे देखूं तो ये इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 18 19, तो प्लस 11। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू 3 प्लस 10 होना चाहिए, फिर यहाँ पे इंटू 4 प्लस 9 होना चाहिए, यहाँ पे इंटू 5 प्लस 8 होना चाहिए, यहाँ पे इंटू 6 प्लस 7 होना चाहिए, तो 150, यहाँ 157 आना चाहिए। ठीक है, 157 इंटू 5 करेंगे तो 5 7 जा 35, 75 78 प्लस 8, तो यही गड़बड़ है, 187 की बजाय 157 आना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप देखते चलोगे तो सही बनती जाएगी। क्लियर है? अच्छा सवाल था, ठीक लॉजिक यूज हो रहे हैं, आपकी कमांड होनी चाहिए ऐसी चीजों पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ Q is 33.33% लेस देन दैट ऑफ P एंड बोथ स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन फूड। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ Q is 33.33% लेस देन दैट ऑफ P। ठीक है, 33.33 का मतलब 1/3 है, तो ये Q है ये P है, तो इनकी जो इनकम है, अगर इसकी इनकम 3 है तो इसकी इनकम 2 है। ठीक है, दैट ऑफ P एंड बोथ स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑन फूड, फूड पे दोनों बराबर पैसा स्पेंड करते। P स्पेंड 40% ऑफ द इनकम ऑन फूड, P इसका 40% लोगे तो 1/2, तो ये भी 1.2 ही फूड पे लगाता होगा। एंड अमाउंट स्पेंड बाय Q ऑन शॉपिंग, शॉपिंग पे जो Q खर्च करता है दैट इज 0.25y टाइम्स द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, तो इनटू फूड यानी कि 1/2। ठीक है, आगे कह रहा है पी एंड क्यू स्पेंड देयर मंथली इनकम ऑफ शॉपिंग एंड फूड ओनली। ठीक है, इसका नहीं पता शॉपिंग पे कितना है, बट द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड बाय पी इज दिस मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग बाय क्यू। ठीक है, तो ऑन शॉपिंग बाय क्यू इज दिस इनटू 1.2। ठीक है, और द अमाउंट स्पेंड बाय ऑन फूड बाय पी इज पी, दैट इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 में से इसको माइनस करें, दैट इज 10800। ठीक है, if 50% of the remaining monthly income of P is spent on shopping, the find the monthly income of P। तो बनेगा ही नहीं ये तो, क्योंकि ये y तो कहीं से भी सोल्व नहीं हो पाएगा ना। अब आप सोच रहे होंगे सर हो तो जाएगा y नेगेटिव आ जाएगा, भैया ये भी तो नहीं पता ना, ये 3 2 ये 1.2 1.2, कोई भी डाटा करेक्ट एग्जैक्टली तो दिया ही नहीं गया ना कहीं, ये परसेंटेज में है ये परसेंटेज में है, सिर्फ यहाँ के दे रखा है। फिर दो वेरिएबल हो गए, एक तो परसेंटेज में हम ही सोच रहे हैं और एक वाई हो गया, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 13 से 18, ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, बढ़िया डीआई है। थोड़ा सा लेवल मैंने पहले कहा था कि हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। ठीक है, अगर मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा चीज़ें अच्छे लेवल पे हो जाए। देखो, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टेबल सोच टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहीं आ जाओ, ये कंपनी है KLMN, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल दिया गया है, यहाँ परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ रेशियो Y/X दिया गया है 8:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्या यहाँ से ये Z² है 20% X+Z सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। X+100Y सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। ये 500 है, ये 2Z% है, ये 40 सोल्व हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे भैया, ये परसेंटेज में तो 60% होगा ना, क्योंकि मेल प्लस फीमेल ही होंगे टोटल। तो ये अगर ये 40% है फीमेल तो मेल 60 होंगे, तो 2Z% इज इक्वल टू 60%। परसेंटेज से परसेंटेज Z की वैल्यू कितनी आ गई? 30। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर Z की वैल्यू 30 यहां पुट कर दें तो 5/3 इंटू 30 का स्क्वायर 900, तो 3 से गया 3, तो ये टोटल एम्प्लॉय 1500 होंगे। अब ये 80% है टोटल। क्यों 80%? भैया ये मेल 20 है, ये 80 है। अब Z की वैल्यू अगर 30 है तो X की वैल्यू कितनी बची? 50, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 50।
ठीक है। तो अब 1500 का 20% इज 300, 1500 का 80% इज 1200, तो यहां से टोटल एम्प्लॉय आ गए। अब x की वैल्यू आई 50, यहां पुट करोगे तो 800 प्लस 50, तो ये हो गया 850। अब y आया नहीं, y कैसे आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि y और x का जो रेशियो है दैट इज 8:5, और x अगर 50 है, 5 की वैल्यू 50 है, तो 8 की वैल्यू 80 होगा। ठीक है, तो ये 80% हो गया भाई। तो ये 20% होगा फिर, तो 850 का 20% इज 170, बाकी का जो बच गया 680 वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 500 का 60% इज 300, 500 का 40% इज 200। मुश्किल नहीं है इतना जितना आप सोच रहे हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पे अगर कमांड नहीं होगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। अब 15y, y कितना है 80, तो 15 इंटू 80 1200 माइनस 200 1000। अब x माइनस 5, तो ये 45%, और ये 55, तो e की वैल्यू कितनी आई, e की वैल्यू आई 55, और y की वैल्यू आई थी 80, ये ध्यान रखना। अब अगर इसका 45% लोगे 1000 का तो 450, 55% लोगे तो 550, बस सोल्व हो गया। तो टेबल में तो मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, जरा सा सोच के बनाओगे बन जाएगा। क्लियर है, चलो देखो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से बनाना सारे क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस करना, अच्छे वाली हो रही है। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन कंपनी पी, कंपनी पी है कोई जिसमें जो फीमेल इंप्लॉय है दैट इज 4.5 वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी 80, तो ये हो गया कितना, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 360। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन कंपनी पी इज 3x, x कितना है 50, तो ये हो गया 150। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इंप्लॉयज इन कंपनी के टू पी, तो के में टोटल इंप्लॉय कितने हैं भैया, के में टोटल इंप्लॉय है 1500, ठीक है, और पी में टोटल इंप्लॉय कितना हो गया 360, और 150 510, तो 0 से 0, 3 से जाएगा 50, 3 से गया 17, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉयज इन एल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन एम, फीमेल इंप्लॉय इन एल, तो एल में फीमेल इंप्लॉय कितनी है भैया 170, और एम के अंदर मेल इंप्लॉय कितने हैं, एम के अंदर मेल इंप्लॉय कितने हैं, ये एम है, यहाँ पे मेल इंप्लॉय कितने हैं 300, तो 170 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो इंटू 100, 20 से 0, 3 से गया 5, तो 56 पॉइंट समथिंग परसेंट, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एन वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट एचआर एंड सेल इन द रेशियो दिस, ठीक है, एन के जो मेल एम्प्लॉय है ना मेल, ठीक है, वो दो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक एचआर है और एक सेल्स है, और ये 8:7 में है। तो एन के मेल एम्प्लॉय देखो भाई, ये एन है, और एन के मेल एम्प्लॉय कितने हैं 450, तो ये 450 को अगर आप 8:7 में डिवाइड करो, 8 + 7 15, 15 की वैल्यू 450, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो इंटू 30, और इधर भी इंटू 30, तो ये कितना हो गया 240, और ये 210। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन एन वर्क इन सेल्स इज 20, एन में फीमेल इंप्लॉय जो है सेल्स में दैट इज 20% दैट ऑफ द मेल इंप्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ 210, 210 का 20% 42, तो ये हो गया 252। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, टोटल इंप्लॉय इन एन वर्क इन ओनली 2 डिपार्टमेंट, तो यहाँ एचआर में कितने होंगे, पहले टोटल इंप्लॉय देखो ना, फीमेल कितनी है एन में, तो एन में टोटल फीमेल इंप्लॉय इज 550, ठीक है, तो ये 550 है, तो 550 में से 252 यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ कितने काम करेंगे भैया, 300 में से क्या 550, 300, तो 298 बच गया, तो एचआर में यहाँ 240 है और यहाँ 298 है, तो दोनों का डिफरेंस इज 58, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हो, सोच भी सकते हो और बना भी सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if r is equal to root over x plus e plus z plus n then find the value of
y बाय आर। अब r इज इक्वल टू दिस, ठीक है। x x x कितना, x कितना 50, e कितना 55, z कितना 30, n 9। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आया, भैया कहीं से नहीं आया, ये वैल्यू निकाली तो है सारी हमने इसको सोल्व करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 155, 135, 144, तो r की वैल्यू आ गई रूट 144 यानी कि 12। तो y बाय आर, y है 80, r है 12, तो 4 से गया 20 बाय 3, दैट इज 6.67। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इन कंपनी के 2e नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है, 2e, e कितना है 55, तो कितना हो गया 110, ये मेल है। एंड 2.5x नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल कितनी 2.5x, x कितना है 50, तो ये आ गया 125। रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय। रिजाइन कितने ने कर दिया भाई 235, और कंपनी के में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय है 1500, तो 1500 माइनस 235, तो लेफ्ट ओवर कितने हैं 1265। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम कंपनी टू द एवरेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो टोटल देख लो भैया, मेल कितने 3, 6, 9, 12 और 4, 16, और ये 17, 30, 1730 मेल, ठीक है। और फीमेल कितनी है 12, और 13, 15, 20, और 20, 2200, नहीं 12, 13, 15, 2000, 5, 2, 7, 8, 2000 और 2120, और एवरेज लेना डिवाइड बाय 4, तो ये कैंसिल 0 से 0, तो 173 रेशियो 212 ये बचेगा। क्लियर है। बढ़िया प्रैक्टिस है, बढ़िया डीआई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, और थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर कर जाओगे, तो आराम से एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व करो भाई, सबको बनाना जरूरी है, अगर आप नहीं बनाओगे। हरी अप गाइज, सबको बनाना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन सारे क्वेश्चन बढ़िया ही लिए हैं हमने, और ये पीवाई क्यू हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम के ही पीवाई क्यू लिए हैं हमने, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, थोड़ा सा फ्लेवर वैसा चाहिए हमें। देखो क्या है, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम स्टेशन देहरादून एंड बेंगलोर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। ये देहरादून से चली, ये बेंगलोर से चली, ठीक है भाई। कार पी रीचेज बेंगलुरु इन 10 आवर्स, कार जो पी है ये यहां से यहां बेंगलुरु 10 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। वाइल कार क्यू टेक्स 9 आवर टू रीच देहरादून आफ्टर मीटिंग कार पी एट लखनऊ, ठीक है। ये बीच में लखनऊ है, यहाँ ये लखनऊ है, यहाँ लखनऊ में कार पी और कार क्यू की मुलाकात होती है, ये इधर से आती है, ठीक है, और ये इधर से आती है, ठीक है। ये इधर से आई, ये इधर से आई। अब यहां इनकी मुलाकात होती है, इसके बाद इस कार को यहां तक जाने में 9 घंटे लगते हैं, किसको, इस कार को, क्यू कार को। अब मान लीजिए इसको यहां से यहां तक आने में, इस कार पी को यहां से यहां तक आने में एक्स लगे, तो कार क्यू को भी बेंगलुरु से लखनऊ तक जाने में एक्स आवर्स लगे होंगे। सिंपल सी बात है ना भाई, दोनों सेम टाइम पे चली है, ठीक है। तो अगर ये यहां से यहां तक एक्स लगे, तो उसको यहां से यहां तक एक्स लगे,
सिंपल सी चीज है, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इफ टोटल टाइम टेकन बाय कार क्यू टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलुरु टू देहरादून इज टी आवर्स, अगर यहां से बेंगलुरु टू देहरादून इसको टी आवर्स लगे तो फिर तो ये एक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां इसको t-9 लगे होंगे, क्योंकि आगे 9 लगे तो t-9 यहां लगे होंगे, तो इसको भी फिर यहां से यहां तक t-9 लगे होंगे, क्योंकि इसने और इसने ये सेम टाइम में ट्रेवल किया है ना। कार पी ने देहरादून से लखनऊ और कार क्यू ने बेंगलुरु से लखनऊ सेम टाइम ट्रेवल किया है, तो इसको t-9 तो उसको भी t-9। ठीक है, तो देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब सिंपल सा है कि ये टी लगे या t-9 लगे, t-9 लगे, इसको 9 आवर्स लगे, अगर टोटल टाइम टेकन बाय कार क्यू बेंगलुरु टू देहरादून इज टी आवर्स। ठीक है, तो वैसे सोच के भी बना सकते हैं, पर वैसे बनाना है वैसे बना लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। अब दिक्कत ये हो जाएगी ना, इसको टी लगे, t-9 लगे, t-9 लगे, अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूं यहाँ तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो रेदर देन हम एक ही वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, एक काम करते हैं, ये t-9 नहीं लेते हैं। ठीक है, जो हमने लिया था x वो x ही ले लेते हैं, कि मान लीजिए इसको x आवर्स लगे, इसको x आवर्स लगे, तो फिर कार p को इसको देहरादून से यहां तक बेंगलोर 10 आवर लगे, तो यहाँ 10 - x आवर्स लगे होंगे, यहाँ 10 - x आवर्स लगे होंगे। ठीक है, और ये t लगे हैं टोटल, तो वो आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं ये t-9 ले लूं, ये t-9 ही है, ये t-9 ही है, लेकिन इसको x ले लिया ताकि एक वेरिएबल में चेंज हो जाए। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको टाइम लगा x, इस डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको लगा 9 आवर, अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको लगा 10 - x, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको लगा x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x² दैट इज इक्वल टू 90 - 9x, तो ये x² - 90 + 9x दैट इज इक्वल टू 0, तो दो रूट ऐसे सोचो, सम 9 हो, प्रोडक्ट -90, क्या हो सकता है 15 और -6, तो जब रियल रूट लोगे तो -15 और +6, अब वैल्यू टाइम है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू 6 आ गई, अगर x की वैल्यू 6 आ गई, ये x की वैल्यू 6 आ गई, और ये जो टाइम है ये x और ये t-9 बराबर है। ठीक है, या टोटल देख लो ना, अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो इस कार को यहां से यहां तक आने में 6 घंटे लगे, आगे 9 घंटे लगे, और टोटल लगे कितने टी आवर्स, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 15, टी की वैल्यू कितनी आई 15। अब पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। अब t+1 4², टी कितना 15 + 1 4², तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है 16। टी इज ए परफेक्ट नंबर, क्या टी एक परफेक्ट नंबर है? परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर, इसके फैक्टर देखो 1 3 5 यही है, अगर इन तीनों फैक्टर का सम इसी के बराबर आ जाता तो ये परफेक्ट होता, तो ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, टी इज एन इवन नंबर, भैया टी तो ओड नंबर है, तो सेकंड और थर्ड सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 एंड 3। क्लियर है भाई? चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर का एक बढ़िया सा सवाल, देखो भाई क्या है। क्वांटिटी 1, ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, कितना 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम। एक कंटेनर के अंदर जो मिल्क है वो 40 लीटर है, ठीक है, इसमें से 4 लीटर लिया और वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है भाई, 4 लीटर वाटर के साथ, एक बार ऐसा करने के बाद आप हमेशा जो ओरिजिनल क्वांटिटी हो ना मिल्क की है, और अब मिक्सचर, इनका रेशियो देखो, अब मिल्क कितना बच गया 36, मिक्सचर तो 40 है, टोटल क्वांटिटी पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, अब ये 4 से गया तो ये 9/10 हो गया।
अब जितनी बार भी रिपीट करने को बोला ना उतनी बार रिपीट कर दो। 2 बार रिपीट करने को बोला है तो 2 बार और रिपीट कर दो। तो ये फाइनल रेशियो आ गया किसका, मिल्क और मिक्सचर का। तो फाइनली अगर मिल्क है 999729, तो मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है 1000। तो हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड, भैया 1000 की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 40/1000 इंटू 729, जीरो, तो 29.16 आ गई भाई। क्वांटिटी वन से क्या आया, 29.16। क्वांटिटी टू देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर और वॉल्यूम 30 लीटर, ठीक है 30 लीटर है, मिल्क एंड वाटर है, तो वाटर एंड मिल्क है जो 3:7 में है। तो ये 3 + 7 10, तो ये 9 होगा, ये 21 होगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर, कितना वाटर ऐड करूं कि वाटर और मिल्क का रेशियो 2:1 हो जाए। यहाँ मिल्क एंड वाटर बोला है, हमने वाटर मिल्क लिया है, ठीक है, तो मिल्क 1 है वाटर 2 है, सही है। अब वाटर ऐड कर रहा है तो मिल्क तो इतना ही रहेगा ना, ये 1 की वैल्यू 21 है तो 2 की वैल्यू 42, तो ये 9 से 42 हो गया तो कितना ऐड होना चाहिए 33, तो यहां से आया 33 लीटर। तो यहां से 29.16, यहां से 33, तो फिर कौन सी कर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी टू इज लेस, क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू। क्लियर है भाई। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अंत में मैं फिर आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम तो आप हमारे इस कोर्स में जरूर इनरोल करिएगा। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं, या गूगल पे चले जाएं, ठीक है। सिंपली अगर आप गूगल पे जाते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या गूगल पे चले जाओ, ये यहाँ पे अगर मैं खोलूँ edutap.in लिखूंगा, ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ तो यहाँ कोर्सेज पे चले जाओ, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आपको हमारा ये सिंगल पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स दिखेगा। ये हमारा आरबीआई और बैंकिंग का महापैक है, आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू और बैंक के ये 6 एग्जाम सारे एक ही जगह प्रिपेयर हो जाएंगे, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। या फिर आप सिंपली यहाँ पे कोर्सेज में जाओगे तो आपको ये बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है ये, ठीक है। तो बैंकिंग कोर्सेज पे अगर आप जाओगे तो आपके सामने ये कोर्स आएगा हमारा, इस पे 78% डिस्काउंट मिल रहा है अभी, बहुत शानदार ऑफर है, इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी चीज़ें, और अगर समझ आई तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।